नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ये कैसे हमारी ज़िंदगी, खासकर फूड प्रोडक्शन और हेल्थ को बदल रही है, इस पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स इनका इस्तेमाल करके बड़े स्केल पर बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स बन रहे हैं। हाँ, मतलब इसमें दवाएं, डायग्नोस्टिक्स, जीएम क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, यहाँ तक कि वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन भी शामिल है। काफ़ी फैला हुआ फील्ड है ये। बिल्कुल। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखें तो मोटे तौर पर 3 रिसर्च एरियाज बहुत ज़रूरी हैं। पहला, एक बेहतर कैटलिस्ट ढूंढना, समझ लीजिए कोई माइक्रोब या एंजाइम। अच्छा। दूसरा, उस कैटलिस्ट के काम करने के लिए बढ़िया कंडीशंस बनाना, मतलब इंजीनियरिंग के जरिए। और तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी जो प्रोडक्ट बना है उसे प्योरीफाई करना। ठीक है। तो आज देखते हैं कि एग्रीकल्चर और मेडिसिन में इन तकनीकों ने कैसे क्रांति ला दी है। हाँ, एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ने फूड सप्लाई तिगुनी तो कर दी, पर बढ़ती आबादी के लिए वो फिर भी काफ़ी नहीं थी, है ना? सही बात है। और फिर ये जो एग्रोकेमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये महंगे भी पड़ते हैं और इनके अपने एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं। कन्वेंशनल ब्रीडिंग की भी अपनी सीमाएं हैं। तो यहीं पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी जीएमओज आते हैं। बिल्कुल। जीएमओज मतलब ऐसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई या जानवर जिनकी जीन्स में हमने कुछ बदलाव किया है, मैनिपुलेट किया है। किस तरह के बदलाव? कई तरह के, जैसे फसलें एबायोटिक स्ट्रेस झेल पाएं, ज्यादा ठंड, सूखा, नमक, गर्मी। फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता कम हो। अच्छा, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाकर। हाँ, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो, प्लांट्स मिनरल्स को बेहतर इस्तेमाल कर पाएं और यहाँ तक कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाई जा सकती है, जैसे वो विटामिन ए वाला गोल्डन राइस। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल तो बीटी कॉटन है ना? हाँ, बिल्कुल। बीटी कॉटन में बैसिलस thuringiensis, जिसे शॉर्ट में बीटी कहते हैं, उस बैक्टीरिया से लिया गया एक टॉक्सिन जीन डाला जाता है। एक टॉक्सिन जीन? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैक्टीरिया में तो इनएक्टिव रहता है, मतलब प्रोटोटॉक्सिन के रूप में। अच्छा। पर जैसे ही कोई कीड़ा इसे खाता है, उसके पेट का जो अल्कलाइन पीएच होता है ना, वो इसे एक्टिवेट कर देता है। फिर ये एक्टिव टॉक्सिन उस कीड़े के मिडगट सेल्स में छेद बना देता है, जिससे सेल में स्वेलिंग होती है, वो फट जाते हैं और कीड़ा मर जाता है। कमाल है। तो ये एकदम स्पेसिफिक होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे क्राई-आई-सी और क्राई-आई-बी नाम के जीन्स हैं, वो कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि क्राई-आई-ए-बी वाला जीन कॉर्न बोरर के लिए है। समझ गया। और एक और तकनीक का नाम सुना है, आरएनए इंटरफेरेंस। ये क्या है? हाँ, आरएनआई। ये एक तरह का सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है जो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। डिफेंस मतलब बचाव का तरीका। हाँ। ओके। इसमें होता यह है कि एक स्पेसिफिक एमआरएनए को एक बिल्कुल उससे मिलते जुलते डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके साइलेंस कर दिया जाता है, मतलब उसका काम रोक दिया जाता है। अच्छा। इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है? इसका इस्तेमाल एक नेमेटोड मेलोडजियन इनकॉग्निटा को रोकने के लिए किया गया। ये टोबैको प्लांट्स की जड़ों को इन्फेक्ट करता था। तो वैज्ञानिकों ने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का इस्तेमाल करके नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स पौधे में डाले। इससे पौधे में डीएसआरएनए बना, जिसने नेमेटोड के जरूरी एमआरएनए को ही साइलेंस कर दिया। तो कीड़ा पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाया? बिल्कुल। वो पैरासाइट पौधे में पनप नहीं सका, ट्रांसजेनिक प्लांट बच गया। ये तो हुई एग्रीकल्चर की बात। मेडिसिन में क्या चल रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वहां भी बहुत बड़ा रोल है, सुना है। बहुत बड़ा, खासकर सेफ और इफेक्टिव दवाएं बनाने में, मैस प्रोडक्शन में। और ये जो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स होते हैं ना, इनसे अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी नहीं होते। जैसे कि सबसे क्लासिक उदाहरण है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पहले डायबिटीज के लिए इंसुलिन कहाँ से आता था? स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स के पैंक्रियाज से। हाँ, याद है। उससे कुछ मरीजों को एलर्जी या इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता था। अब देखिए, ह्यूमन इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ए और बी, जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी होती हैं। ठीक। मैमल्स में ये प्रो हार्मोन की तरह बनता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है। मैच्योरेशन के वक्त ये सी पेप्टाइड हट जाता है। तो चैलेंज ये था कि लैब में सीधे मैच्योर इंसुलिन कैसे बनाया जाए। एग्जैक्टली।
तो 1983 में इलाई लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन की चेन ए और चेन बी बनाने वाले डीएनए सीक्वेंसेस तैयार किए। अलग अलग? हाँ, इन चेन्स को अलग अलग बनाया, फिर उन्हें निकाला और फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाकर जोड़ दिया, बन गया ह्यूमन इंसुलिन। वाह, ये तो बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी। बिल्कुल। इंसुलिन तो बन गया, पर क्या ये टेक्नोलॉजी हेरिडिटी डिजीजेज, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, उन्हें ठीक कर सकती है? मेरा मतलब है जीन थेरेपी से। जीन थेरेपी उसी दिशा में एक कोशिश है। हाँ, ये एक कलेक्शन ऑफ मेथड्स हैं जिसमें किसी बच्चे या एम्ब्रियो में डायग्नोज किए गए जीन डिफेक्ट को ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसमें सेल्स में जीन्स डाले जाते हैं। अच्छा। पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की बच्ची को दी गई थी। उसे एडेनोसिन डीएमिनेज यानी एडीडीए डिफिशिएंसी थी। इसमें क्या किया गया था? इसमें पेशेंट के खून से लिम्फोसाइट्स निकालकर उनमें फंक्शनल एडीएससी डीएनए डाला गया, रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करके फिर उन सेल्स को वापस पेशेंट में डाल दिया गया। तो वो ठीक हो गई? उसे आराम मिला, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं था, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल तो है नहीं। ओह। परमानेंट क्योर के लिए शायद जीन को बहुत अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही मैरो सेल्स में डालना होगा। अभी रिसर्च चल रही है इस पर। समझ गया। और बीमारियों का जल्दी पता लगाने में, मतलब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी कैसे मदद कर रही है? देखो, किसी भी बीमारी के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। कन्वेंशनल मेथड्स जैसे सीरम या यूरिन एनालिसिस हमेशा शुरू में पता नहीं लगा पाते। सही बात है। यहीं पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलाइजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जैसी टेक्निक्स काम आती है। पीसीआर का नाम तो काफी सुना है, खासकर कोविड के टाइम। हाँ, पीसीआर से आप बहुत कम मात्रा में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए या आरएनए एम्प्लीफाई करके पता लगा सकते हैं, मतलब सिम्टम्स आने से भी पहले। अच्छा। जैसे एचआईवी का शक होने पर या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने में ये बहुत यूजफुल है। और एलाइजा? एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर इन्फेक्शन है तो या तो पैथोजेंस यानी एंटीजेंस मिलेंगे या उसके खिलाफ बनी एंटीबॉडीज मिलेंगी। इससे भी इन्फेक्शन का पता लग जाता है। ये सब तो बहुत पावरफुल टूल्स हैं। अच्छा, हमने पौधों की बात की, दवाइयों की बात की, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो जानवर हैं जिनके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया है ताकि उनमें एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आ जाए और वो उसे एक्सप्रेस भी करे। किस तरह के जानवर? ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउज, फिश सब बनाए गए हैं। हालांकि 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो माइस यानी चूहे होते हैं। चूहे? हाँ। क्यों? रिसर्च के लिए हैंडल करना आसान होता है, लाइफ साइकिल छोटी होती है और कई कारण हैं इन्हें बनाने के। जैसे कि? एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट समझने के लिए, जैसे इंसुलिन जैसा ग्रोथ फैक्टर कैसे काम करता है। दूसरा, बीमारियों को स्टडी करने के लिए। अच्छा, ह्यूमन डिजीजेस के मॉडल बनाने के लिए। हाँ, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स, इनके मॉडल बनाकर नए ट्रीटमेंट्स टेस्ट की जा सकती हैं। और तीसरा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे एम्फिसीमा के इलाज के लिए ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाना, या पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी, याद है? हाँ हाँ, उसके दूध में ह्यूमन प्रोटीन था। बिल्कुल, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन वाला दूध जो नॉर्मल गाय के दूध से ज्यादा बैलेंस्ड प्रोडक्ट था बेबी के लिए। चौथा, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, जैसे पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी ट्रांसजेनिक माइस पर टेस्ट की गई। और पांचवां, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग यानी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कुछ केमिकल्स के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उन पर असर जल्दी दिखता है। तो इनके काफी यूजेस हैं रिसर्च में। लेकिन ये सब जो हम कर रहे हैं, जीन्स बदलना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाना, इसके साथ कुछ एथिकल सवाल भी तो उठते होंगे। हाँ, बिल्कुल उठते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरह मैनिपुलेट करने के क्या नतीजे होंगे, ये कौन कह सकता है। खासकर अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम में चले जाएं, बिना रेगुलेशन के ये सब नहीं चल सकता। तो क्या रेगुलेशन है? हाँ, एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हैं। भारत सरकार ने इसीलिए GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जैसी संस्थाएं बनाई हैं। इनका क्या काम है? GEAC देखती है कि GM रिसर्च कितनी वैलिड है और पब्लिक सर्विसेज के लिए GM ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करना कितना सेफ है, वो इन सब पर फैसले लेती है।
ये तो हुई सेफ्टी की बात। पेटेंट्स को लेकर भी कुछ मुद्दे हैं। मैंने बायोपायरेसी के बारे में सुना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और पेचीदा मुद्दा है। गुस्सा इस बात पर है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां उन चीजों पर पेटेंट ले लेती हैं, प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज, जो उन जेनेटिक मटेरियल्स, प्लांट्स या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें किसानों ने या इंडिजिनस लोगों ने सदियों से पहचाना, डेवलप किया और इस्तेमाल किया है। इसका कोई उदाहरण? बासमती राइस का उदाहरण सबसे जाना माना है। भारत में बासमती की कितनी किस्में हैं? 27 तो डॉक्यूमेंटेड है। इसका इतिहास कितना पुराना है? हाँ। पर एक अमेरिकन कंपनी ने यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से इस पर पेटेंट ले लिया था। बाद में काफी विरोध हुआ। तो ये बायोपायरेसी है, मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चोरी। हाँ, बायोपायरेसी का यही मतलब है, मल्टीनेशनल कंपनीज और दूसरे संगठनों द्वारा बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बिना उस देश या समुदाय से प्रॉपर ऑथराइजेशन लिए और बिना उन्हें कोई कॉम्पेंसेटरी पेमेंट दिए। देखो, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड देश हैं वो बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत रिच हैं, लेकिन डेवलप्ड देश पैसे और टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। तो एक तरह का इम्बैलेंस है। बिल्कुल। और इसी इम्बैलेंस और अन्याय को लेकर अब जागरूकता बढ़ रही है। कई देश अब कानून बना रहे हैं ताकि उनके बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज का गलत इस्तेमाल ना हो। भारत ने भी कुछ किया है। हाँ, भारतीय संसद ने हाल ही में इंडियन पेटेंट्स बिल में दूसरा संशोधन पास किया है जो ऐसे मुद्दों को एड्रेस करता है। इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसी बातें शामिल हैं। तो हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के कितने पहलू हैं, एग्रीकल्चर में पेस्ट रेजिस्टेंस से लेकर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने तक। मेडिसिन में बेहतर दवाएं जैसे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन और जीन थेरेपी जैसे बिल्कुल नए इलाज के रास्ते। और रिसर्च में ट्रांसजेनिक एनिमल्स का रोल। लेकिन साथ ही एथिकल चिंताएं भी हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे, और बायो रिसोर्सेज किसके हैं, मतलब बायोपायरेसी जैसे सवाल। हाँ, इन पर बहुत सावधानी से सोचने और रेगुलेशन की जरूरत है। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, पर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल होनी चाहिए। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए आज का सवाल यही छोड़ जाते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है, जीवन के कोड को बदलने की शक्ति और इससे जुड़े जो नैतिक सवाल हैं, इनके बीच हम भविष्य में कैसे संतुलन बनाएं, कैसे हम जेनेटिक मैनिपुलेशन को नेविगेट करें ताकि फायदे ज़्यादा से ज़्यादा हों और रिस्क कम से कम।